हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आने वाले हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और साथ साथ व्याख्या की भी बात करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आए वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, दैट मीन जो कि आपसे पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्न में से किस मुख्य प्रयोजन से हाल में रूस की यात्रा पर गए थे। ठीक है। तो इसमें से हमारा पहला है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। दूसरा हमारा कि S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली के सौदे को अंतिम रूप देने गए थे। और थर्ड है हमारा कि रूस में आयोजित भारत रूस भागीदारी सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। और फोर्थ है हमारा भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित वार्ता के लिए गए थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला नंबर का ही, यानी कि संघाई सहयोग संगठन या कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उसके बाद आता हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे डिटेल से भी समझाया गया है कि जो रक्षा मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह है अभी हाल फिलहाल में, उन्होंने क्या किया कि 3 से 5 सितंबर को रूस की यात्रा पर थे। वे रूस के रक्षा मंत्री सार्गेई शुइगु के निमंत्रण पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के प्रयोजन से गए थे। और SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई थी। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और तैयार होता है कि रूस की जो प्रेजेंट टाइम में या की कैपिटल है तो ये कौन सी है, तो मॉस्को है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फर्स्ट है हमारा कनाडा, सेकंड है नेपाल, थर्ड है जापान और फोर्थ है रूस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है कनाडा। और उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी गया है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का रो टंटो में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे उन्होंने क्या किया था कि साल 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और टर्नर का जन्म 1929 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजधानी में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीत हासिल की। वे अपने राजनीतिक करियर में 1968 से 1975 के दौरान प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के नेतृत्व में न्याय मंत्री और वित्त मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट पदों पर रहे थे। ठीक है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री है और इनका नाम क्या था, तो मेन रूप से हमको इतना ही याद रखना है, कनाडा के प्रधानमंत्री थे और नाम इनका था जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे टर्नर मतलब कि जॉन टर्नर नाम था इनका। ठीक है। उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है या कि IMF की बात करें के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें पहला है अनिल अग्रवाल, दूसरा है हमारा सीमांचल दास और तीसरे में है राहुल सचदेवा और चौथा हमारा है मोहन त्यागी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीमांचल दास। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो क्या होते हैं, ये जो संस्थाएं होती हैं तो इनके फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे IMF हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो इनकी मतलब कि स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, ये कुछ बातें होती हैं इनसे रिलेटेड जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है और ये आप सभी को आनी चाहिए। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से करवाया है जितने भी इनके फैक्ट थे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या की गई है कि सीमांचल दास को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं। दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। दास वर्तमान समय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के प्रमुख निदेशक हैं। सीमांचल दास 2014 टू 2017
तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के रूप मतलब सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सो फर्स्ट हमारा था 10 मार्च, सेकंड था 12 अप्रैल और थर्ड में था 21 सितंबर और फोर्थ में था 15 जून। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21 सितंबर। और उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि हर साल क्या होता है कि 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो एम है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके। पहली बार इस दिवस को 1982 में कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों और लोगों द्वारा मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। सो फर्स्ट है हमारा इंडिया, सेकंड में है चाइना और थर्ड में है रसिया और फोर्थ में है इजराइल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल। और उसके बाद बात करें व्याख्या की तो इसमें डिटेल से भी बताया गया है कि इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। इसका उद्देश्य जो है तो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। इजराइल में पहला लॉकडाउन मार्च और अप्रैल में लागू किया गया था। इजराइल में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति लगातार खराब हुई है। इसके तहत कई व्यापार बंद होंगे, लोगों के एक जगह जमा होने पर सीमा लागू होगी तथा कुल मिलाकर लोगों को उनके घरों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। सो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिड़ला यानी कि ओम प्रकाश बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का या की बात करें तो तत्काल हटाने का फैसला लिया है। तो इसमें पहला है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट और दूसरा है हमारा पटना हाई कोर्ट और तीसरा है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट और चौथा है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। उसके बाद बात करें व्याख्या की तो इसमें बताया गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने क्या किया है कि मतलब कोर्ट ने एमपी बिड़ला एसेट्स के उत्तराधिकार को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक उनके समूह की किसी भी इकाई में कोई पद संभालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने लोढ़ा पर समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत के लिए ऐसे किसी फैसले में हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंबदा देवी की संपत्ति से जुड़ा हो। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें पहला है नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड है हरसिमरत कौर और थर्ड में है कैलाश चौधरी और फोर्थ में है परसोत्तम रूपाला। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरसिमरत कौर। और उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार किया गया है। वे शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधेयकों के विरोध में 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखने योग्य है
वो है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो वो सभी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत देते हैं, तो आर्टिकल 75 के खंड 2 के तहत ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि हाल ही में किस देश के लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। तो इसमें पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले ही चीन के कई सारे ऐप्स पर बैन लगा चुका है, जिसमें टिकटॉक, पबजी और जो भी वीचैट थे बहुत सारे हैं जिनमें बैन लगा चुका है। अब अमेरिका ऐसा करने वाला देश बन गया है। इसमें व्याख्या में बताया गया है कि अमेरिका ने हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। इसके कुछ हफ्ते पहले भारत ने भी देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए चीन के कई ऐप पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भारत ने किस उद्देश्य से चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, तो वहाँ पे हम ये आंसर नहीं दे सकते कि भारत और चीन के मध्य जो द्वंद्व चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लगाया था। उन्होंने क्या बताया कि मतलब इसका रीजन क्या है ऐप को बैन करने का, तो इसमें ऐप को रीजन बताया था कि संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं और इसको आपको याद भी रखना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था इन ऐप्स को बैन करने का। तो इनकी किसकी संप्रभुता की, अखंडता की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम भारत के द्वारा उठाया गया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी के पास नहीं आ जाने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंधित करने के आदेश पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे। अब उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि राके पूर्व प्रमुख यानी कि RAW, ठीक है, राके पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें पहला है हमारा 5 साल, दूसरा है हमारा 4 साल और तीसरा है 3 साल, चौथा है 2 साल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 साल। और उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि बात करें हम तो NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। NTRO तकनीकी संस्था है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि NTRO क्या है, एक तकनीकी संस्था है, ठीक है। जिन पर क्या होता है कि भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। यह संस्था भारत सरकार के अधीन काम करती है। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। धस्माना ने भारतीय खुफिया एजेंसी RA को 1993 में ज्वाइन किया था। अब उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव यानी कि मालदीव को कितने करोड़ रुपए की जो कितने करोड़ डॉलर है, रुपए नहीं, ठीक है, कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। तो इसमें पहला है 25 करोड़ डॉलर, सेकंड है हमारा 15 करोड़ डॉलर और तीसरे में है 20 करोड़ डॉलर और चौथे में है 30 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ डॉलर। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी गया है कि भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI माले को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई गई है। भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की अवधि यानी कि 10 साल है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर मालदीव को सहायता उपलब्ध कराई है। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों का एक दल मार्च में मालदीव गया था। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी कि MMUY का शुभारंभ किया है। सो फर्स्ट है हमारा बिहार, सेकंड है पंजाब, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
गुजरात। उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया भी गया कि गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी कि MMUY का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह यानी कि JLEG का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सो फर्स्ट है हमारा शिंजो आबे, सेकंड है योशिदे सुगा और थर्ड में है तोशिमित्सु मोतेगी और चौथा है हमारा तारो कोनो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आपसे नहीं बनता फिर भी एक बार कोशिश करिए कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो आपको नेक्स्ट डे तो पता ही चल जाता है व्याख्या के साथ ही। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।